नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के टॉपिक संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से। कल आप लोगों को यानी पिछली वीडियो में आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था। आज हम समांतर क्रम संयोजन की चर्चा करते हैं। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए दिए गए सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को हम आपस में जोड़कर एक बिंदु से जोड़ देते हैं और उस बिंदु को एक आवेश स्रोत से जोड़ते हैं। इसके पश्चात संधारित्र की दूसरी प्लेटों को हम दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। ये प्लेटें भी दूसरे बिंदु से जोड़ने से पहले आपस में जोड़ी जाती हैं। उसके पश्चात हम इस बिंदु को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन बन जाता है। आइए हम इसका चित्र बनाते हैं। ये प्रथम संधारित्र है C1, इसकी प्रथम प्लेट, ये द्वितीय प्लेट। इसी प्रकार से ये दूसरा संधारित्र है C2 और तीसरा संधारित्र है C3। इन संधारित्रों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, तो हम इन तीनों की प्रथम प्लेटों को आपस में जोड़ देते हैं एक बिंदु A पर और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। ये बिंदु है B। तत्पश्चात A बिंदु को हम एक आवेश स्रोत से जोड़ते हैं और दूसरे बिंदु को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। मान लीजिए कि स्रोत और पृथ्वी के मध्य विभवांतर कैपिटल V है। क्योंकि सभी प्लेटें A बिंदु और B बिंदु पर जुड़ी हैं, प्रथम प्लेटें A बिंदु पर और द्वितीय प्लेटें B बिंदु पर जुड़ी हैं, इसलिए इन सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर कैपिटल V के समान होगा। यहां चाहे C1 की दोनों प्लेटें हों या C2 की दोनों प्लेटें हों या C3 की दोनों प्लेटें हों, इनके मध्य विभवांतर V के बराबर होता है। यहां जैसे ही स्रोत से हम +Q आवेश प्रदान करते हैं, तो A बिंदु पर आकर ये आवेश तीनों संधारित्रों में धारिताओं के अनुपात में वितरित हो जाता है। यानी जिस संधारित्र की धारिता अधिक होती है उसमें अधिक आवेश पहुंचता है और जिसकी धारिता कम होती है उसमें कम आवेश पहुंचता है। मान लीजिए C1 में, C2 में और C3 में आवेश धारिता के अनुपात में Q1, Q2, Q3 के रूप में पहुंच रहा है और इन प्लेटों पर विद्युत प्रेरण के कारण इनमें विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। यह आवेश धनात्मक होगा, यह ऋणात्मक होगा। C1, C2, C3 की प्रथम प्लेटों पर धनात्मक आवेश और द्वितीय प्लेटों पर ऋणात्मक आवेश रहेगा। यह आवेश स्रोत से इन प्लेटों पर पहुंचता है। A बिंदु पर Q आवेश पहुंचा है, इसलिए Q का मान Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। Q1, Q2, Q3 का योगफल Q के बराबर है, क्योंकि A बिंदु से आवेश का वितरण हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि आवेश बराबर धारिता गुणा विभवांतर होता है। हम अभी पढ़ चुके हैं, अभी बता चुके हैं आपको कि इन संधारित्रों की प्लेटों की मध्य विभवांतर V के बराबर होगा। यदि हम इस निकाय की कुल धारिता C मानते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जितने संधारित्र जुड़े हुए हैं इन सभी की धारिता को हमने C माना है, संयोजन की धारिता को C माना है, तो Q का मान C इंटू V के बराबर होगा। Q1 का मान C1V के बराबर होगा, Q2 का मान C2V के बराबर होगा और Q3 का मान C3 इंटू V के बराबर होगा, क्योंकि आवेश बराबर धारिता गुणा विभवांतर होता है। आवेश Q1 पहले संधारित्र में है
धारिता C1 है, विभवांतर भी है, इसलिए Q1 का मान C1 भी। इसी प्रकार Q2 का मान C2 इंटू V और Q3 का मान C3 इंटू V। दाएं पक्ष से V को कॉमन लेकर के हम बाएं पक्ष के V से कैंसिल कर देंगे और C का मान हमें प्राप्त होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होता है। जितने संधारित्र जुड़े हुए हैं इनकी धारिताओं का योगफल संयोजन की कुल धारिता के बराबर होता है। इस संयोजन में धारिता का मान बढ़ जाता है। तो हमें अधिक धारिता की आवश्यकता है, तो हम संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। यदि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव में कितनी ऊर्जा निहित होगी, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। यदि हम दो विद्युत आवेशों को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा निहित होगी, इनके लिए सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए कैपिटल बी को रखा गया है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है कैपिटल ए कैपिटल बी, जिसको एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखा गया है। जैसे ही इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक लाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगी। तो हम विद्युत द्विध्रुव में विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जब किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाता है तो इस विद्युत द्विध्रुव में एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसका मान है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस किया जा चुका है। ये बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को घुमाता है। हम इस बल युग्म द्वारा द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाते हैं, तो इसके लिए कार्य किया जाता है डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू डी थीटा। टॉ का मान रखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक लाना है। तो द्विध्रुव को लंबवत स्थिति यानी 90 डिग्री कोण से थीटा कोण तक लाने के लिए किए गए कार्य की गणना करने के लिए हम इस समीकरण का समाकलन करते हैं। इसके लिए न्यूनतम सीमा 90 डिग्री और अधिकतम सीमा थीटा लेते हैं। तो किए गए कार्य W का मान होगा समाकलन 90 से थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा W बराबर पीई साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री से थीटा। समाकलन की सीमाओं का उपयोग करते हैं, माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। W का मान होगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो W का मान हमें प्राप्त होगा माइनस पीई कॉस थीटा।
यह कार्य द्विध्रुव के अंदर संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जब हम किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है -Pe cos थीटा। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, U बराबर माइनस का वेक्टर P डॉट E वेक्टर। ये अदिश गुणनफल के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं, जब दो विद्युत आवेश एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं तो उस निकाय में कितनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान लीजिए हम Q1 Q2 आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इस निकाय के अंदर इन दोनों के विद्युत क्षेत्र के कारण एक ऊर्जा निहित होती है। हम इस ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है आवेश गुणा विभवांतर। तो हम ऊर्जा की गणना करने के लिए आवेश में विभव का गुणा कर देंगे। यदि हम B बिंदु पर रखे हुए आवेश में ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं तो B बिंदु पर A बिंदु के कारण विभव का गुणा Q2 में करना होगा। B बिंदु पर Q1 के कारण विभव होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1/R। जब हम V1 का Q2 में गुणा करेंगे तो हमें इसके अंदर निहित ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा का मान होगा U बराबर Q2 इंटू V1। इसी प्रकार यदि हम A के अंदर ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं तो हम V2 के मान में Q1 का गुणा करेंगे। V2 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q2/R और U का मान यहां प्राप्त होगा Q1 इंटू V। दोनों मान एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हम V1 का मान यहां रखते हैं तो ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 इंटू Q2/R और यहाँ V2 का मान रखते हैं तो भी हमें फार्मूला प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 इंटू Q2/R। तो जब दो विद्युत आवेश एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं तो उनमें निहित ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 इंटू Q2/R और इसका मान हम आवेश में उस बिंदु के विभव का गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक समझे हैं। पहला, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और तीसरा, जब दो आवेश एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो उसमें उन दोनों आवेशों के निकाय में कितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होगी। अगले जो आखिरी के टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।